इस आयोजन से जुड़े अ, सभी लोगों का इस नई यात्रा में स्वागत है। आज विश्व हिंदी दिवस है और कल भारतीय प्रवासी दिवस था और ये एक विरल संयोग के रूप में मैं देखता हूं कि हिंदी के विकास में प्रवासियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, ऐतिहासिक भूमिका रही है। और आज जो हिंदी वैश्विक स्तर पर पहुंची है उसमें प्रवासी लोगों की एक बेहद उल्लेखनीय भूमिका है। हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट, हमारी शोध परियोजना की यह पहली कड़ी है और इस यात्रा के बारे में थोड़ी सी बात मैं करूंगा और इस थोड़ी सी बातचीत में जो हमारे बीच आज मुख्य वक्ता के रूप में हमारे प्रोजेक्ट के एक तरह से पथ प्रदर्शक कैप्टन ओम प्रकाश सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं भारत भूमि से अपने प्रवासी अग्रज का स्वागत करता हूं। कैप्टन ओम प्रकाश सिंह जी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई उन्होंने मैरिज इंजीनियरिंग भारत से किया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वे लंदन गए और लंदन गए तो फिर वहीं के होकर रह गए। शरीर तो वहां रहा उनका, लेकिन उनकी आत्मा, उनका हृदय हमारी धरती से निरंतर जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है। कैप्टन ओम प्रकाश सिंह जी के बारे में यहाँ पर इसलिए थोड़ी बात जरूरी है कि इस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने जो कुछ सुझाव मुझे लंदन में दिया, उसी का परिणाम है कि आज हम इस यात्रा पर उस समुद्र यात्रा को याद करते हुए, जिससे हमारे गिरमिटिया भाई बंधु 1832 से अलग अलग द्वीपों में भटकने को मजबूर हुए, उन सब देशों को कैप्टन ओम प्रकाश सिंह ने उसी पानी के रास्ते से एक कैप्टन के रूप में देखा है और उन्होंने उस इतिहास को महसूस किया है जिस दुख दर्द से लाखों लोग सैकड़ों वर्षों तक दर बदर भटकते फिरे। उनके हृदय में सदियों से ही आस रही कि शायद वे अपनी धरती को एक बार देख सकें, एक बार वापस लौट सकें। लेकिन आप जानते हैं कि यह लौटना कितना मुश्किल होता है, और वह तब जब अपनी मर्जी से आप कहीं नहीं गए होते। स्वैच्छिक प्रवासन और पराधीन प्रवासन में फर्क है। मैं इस यात्रा में आप सबका स्वागत करता हूं और यह यात्रा आज एक लंबी यात्रा पर, अभी मुझे भी बहुत पता नहीं है कि हम कितनी दूर तक जाएंगे, लेकिन हमारे मार्गदर्शक, हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे प्रोजेक्ट के अभिन्न कैप्टन ओम प्रकाश सिंह जी ने ट्रिनिडाद टोबैगो और गुयाना से हमारे प्रोजेक्ट के लिए काम शुरू कर दिया है। अभी 10 दिन पहले ही वे वहां से लौट कर आए हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि वे आप प्रोजेक्ट के बारे में इस व्याख्यान श्रृंखला के पहले
पहली कड़ी के रूप में अपने अनुभव, अपने सपने और अपने विजन को हमारे साथ, हमारे बीच रखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बीच आए और आज इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय प्रवासी दिवस के एक दिन बाद और विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर इस निमंत्रण को स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद गजेंद्र जी, मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैप्टन ओम प्रकाश, मैं पिछले 23 साल से लंदन में रहता हूँ। चूँकि मैं पहले मर्चेंट नेवी में काम करता था और कैप्टन के रूप में मैंने वहाँ पर काम किया है, इसलिए हमारे नाम के आगे में कैप्टन है। मैंने अपनी पढ़ाई, जैसा गजेंद्र जी ने बताया, कि शुरुआत स्कूलिंग मैंने इंडिया से किया, बाकी पढ़ाई मैंने इंग्लैंड से करी और 2002 में हम यहाँ आए एक इकोनॉमिक माइग्रेंट के तहत, और अभी तक हम यहाँ पर हैं। इस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। मैं ओरिजिनली इंडिया में बिहार सारण डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैंने शिप पर भी काम किया है। और मैं जब सेलिंग करता था उस दौरान मैं मॉरिशस, नाटल जो कि साउथ अफ्रीका में है वहाँ, और ट्रिनिडाड, ये 2-3 जगह पर जहाज से मैं गया था। जब हमारा जहाज उनके एरिया में, जैसे मॉरिशस के एरिया में पहुंचा, मैं ये बात आपको 1992-93 का मैं बात बता रहा हूँ, तब उस पर पूरा हिंदी म्यूजिक चालू हो गया। एक हमारा सर्टेन फ्रीक्वेंसी होता है जिसपे कहीं भी आप उसके नज़दीक में जाइए उस फ्रीक्वेंसी के, तो वो कैच करने लगता है। और हमारे शिप के रेडियो पे लोकल इंडियन सॉन्ग्स आने लगा। तो एक अजीब सी एक मतलब एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग हुआ कि मतलब हमारे इंडियंस यहाँ पर जो मॉरिशस में रह रहे हैं, अभी भी वो इंडियन गाना सुनते हैं, इंडियन मूवी देखते हैं, इंडियन पहनावा को मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं, इंडियन खान पान को भी फॉलो करते हैं। तो उसके बाद में दूसरा, जब मैं साउथ अफ्रीका पहुंचा तो डरबन के पास एक नाटल करके एक जगह है, वहाँ भी काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिला। और ट्रिनिडाड में हम बंकरिंग, मतलब जहाज के फ्यूल लेने के लिए बहुत कम समय के लिए 6 घंटे के लिए गए थे, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिला। और 2002 से तो मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ। हमारे मन में एक ख्याल आता था कि ये जो लोग गए हैं, जो भोजपुरी भाषा ज़्यादातर बोलते हैं, अभी भी इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं, अभी भी वहाँ पर रामचरितमानस का पाठ होता है और होली को आज वहाँ फगुआ बोला जाता है। हम शायद इंडिया में फगुआ बोलना शायद भूल गए हैं। बिहार में अभी भी शायद, नॉर्थ बिहार में कुछ पुराने लोग बोलते हैं, गांव के लोग बोलते हैं, लेकिन बिहार में भी लोग फगुआ वर्ड अभी धीरे धीरे मतलब बोलना भूल गए हैं। काफ़ी कुछ जो हमारा खान पान है, जो पर्व त्योहार है, जो रामचरितमानस का पाठ होता है, जो 24 घंटे का कंटिन्यूस जो पाठ हमारे गाँव में होता है, शहर में तो शायद देखने को नहीं मिलता है, बट अभी गांव में अभी भी मतलब 24 घंटा नॉन स्टॉप जो पाठ होता है रामचरितमानस का, वो आज भी इन सभी जगहों पर लोग उसी तरह से करते हैं जिस तरह से हम उसे इंडिया में करते हैं। तो हमारे मन में एक ये उठा, एक बहुत दिनों से चल रहा था कि मतलब एक कुछ इस प्रोजेक्ट को किया जाए जिसको आगे लेकर चला जाए, और जो हमारे भारतवर्ष के जो लोग गए हैं, जिनके बारे में कोई सरकार या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई जिनके बारे में बात नहीं करता है, उनका, जैसा गजेंद्र जी ने बताया कि उनकी यात्रा इंडिया से लेकर उनके गंतव्य तक और वहाँ पर रहने का और अभी तक का उनका जो जिंदगी का दौर रहा है, इनिशियली काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था उन्हें, और कैसे वो गए, इन्हें 3 फेज में हम बांट कर बात करेंगे। आज के इस पहली प्रेजेंटेशन में मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन
थोड़ा मैं उनका इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहता हूँ, जिससे बाकी श्रोतागण को मालूम चले कि कहाँ से और कैसे उनकी जर्नी चालू हुई। और फिर बाद में मैं 2 कंट्री जो अभी रिसेंटली मैं विजिट करके आया, एक 2 सप्ताह पहले, एक ट्रिनिडाड और टोबैगो और दूसरा गयाना, उनके कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ हमारी एक्सपीरियंस है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, कुछ एक छोटा सा मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है और फिर मैं स्लाइड के थ्रू मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूं। आप लोग सभी हमारे स्क्रीन को देख पा रहे हैं? जी सर। जी सर। फिर मैं स्लाइड के थ्रू मैं एक एक करके मैं आगे चलता हूं और इसके बारे में मैं बताता हूं। जैसा मैंने बताया कि ये प्रोजेक्ट हम लोगों को ICSSR, जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, उन्होंने अप्रूव किया है। हमें उन्होंने फंडिंग भी दिया है, जिसके तहत ये 4 यूनिवर्सिटी मिलकर एक साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, जिनमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी आपके वाराणसी से हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो तेलंगाना साउथ से हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो अगेन आपको बनारस से हो गई, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो कि आपको बिहार से हो गई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से निरंजन जी हैं, निरंजन सहाय जी, जो इस पूरे इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट के सूत्रधार बोले या जो भी, जैसे मैंने ही उन्हें ये बताया कि इस पर कुछ काम किया जाए और उसके बाद उन्होंने इसे आगे बढ़ाया, श्री गजेंद्र पाठक जी जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से हैं। उसके बाद चंदन जी जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं, और रचना जी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार से हैं। ये मैप के थ्रू मैं थोड़ा बताने का मैंने कोशिश किया है कि इंडिया से निकलकर लोग कहाँ कहाँ गए। जनरली लोग जो इंडिया से निकल कर गए, लोगों को मॉरिशस, काफी लोगों को मालूम होगा कि मॉरिशस में इंडियन पॉपुलेशन है और इंडियन लोग मॉरिशस गए हैं। कुछ लोगों को शायद फिजी भी मालूम होगा, और कैरिबियन में 1-2 आइलैंड लोगों को मालूम रहता है, और जहाँ ज्यादातर लोग गए थे, और ज्यादातर आइलैंड मालूम नहीं होता है लोगों को कि कौन कहाँ गया। तो इसे 2 भाग में हम बांट सकते हैं, एक इंडियन ओशन और एक कैरिबियन आइलैंड्स। और इंडियन ओशन में आपको मॉरिशस, फिजी और नाटल जो कि साउथ अफ्रीका में है, वहाँ कुछ लोग गए थे। ये 3 इंडियन ओशन के अंदर आ जाएगा, और बाकी जो लोग गए थे वो आपको कैरिबियन की तरफ गए, जिसमें ट्रिनिडाड टोबैगो, गयाना, सूरीनाम, सेंट किटी, जमाइका, काफी छोटे छोटे आइलैंड्स थे जहाँ पर उस समय लोग कम रहते थे, जमीन पड़ा हुआ था, अंग्रेजों का शासन था हमारे इंडिया में, और उनको मजदूरों की आवश्यकता थी। एक्चुअली गिरमिटिया जो इंडेंचर्ड लेबर जिसके बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, अब वो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड मैं बताना चाहता हूँ। 1833 में जो स्लेवरी था, जिसमें ज्यादातर अफ्रीकन लोगों को लेकर जाते थे, जिसे इंडिया में निग्रो भी बोलते हैं लोग, जो यहाँ पर मतलब आप बोल नहीं सकते हैं उसको, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में बोला जाता है, इस ये निग्रो वर्ड आप यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लेकर वो जाते थे, और उनको एज ए पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पे वो लोग यूज करते थे, इन द सेंस कि ये ह्यूमन थे, हमारे आपके तरह लोग थे, लेकिन वो एक कंपनी के प्रॉपर्टी थे। और वो कंपनी, जैसे कि आज आप एक कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप किसी को बेच दें, किसी कहीं भी भेज दें, उस तरह से स्लेव्स का वो लोग डीलिंग करते थे। एक कंपनी दूसरे कंपनी को स्लेव बेच देती थी, वो तीसरे को बेच देती थी, वो चौथे के पास चला जाता था। तो उनका जो डीलिंग होता था, उसमें जो स्लेव्स होते थे उनका कोई
बोलना, चाहे उनका कोई राइट या कोई उनको क्या दिक्कत या कुछ भी, उनका सुनने वाला कोई नहीं था। वो बस एक एक कमोडिटी थे गोरों के लिए। और उस समय जनरली हम लोग ब्रिटिश शासन की बात करते हैं। ब्रिटिश, डच, फ्रेंच और स्पेनिश, ये 4 शासन का उस समय बोलबाला था, जो पूरी दुनिया में ये लोग शासन कर रहे थे। तो मैं इस पर डीप में अभी नहीं जाना चाहता हूँ समय के अभाव के कारण। लेकिन ये ब्रिटिश लोगों ने डच को इंडियन इंडेंचर लेबर को बेच दिया, जो सूरीनाम में सोने के खदान में काम किया करते थे। और वहाँ पर सूरीनाम एक डच कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी था, ब्रिटिश लोगों ने डच को दे दिया। और डच लोगों ने एक्सप्लोरेशन करने के बाद में बाकी लोगों को 1971 में अलाउ किया कि जो डच या फिर नीदरलैंड आना चाहते हैं वो आ जाएं। उन्होंने उनको ये सिटीजनशिप दिया। 1971 से लेकर अभी तक करीब 3 लाख फैमिली वहाँ सूरीनाम से नीदरलैंड पहुंच गई है। ये जितने जो जगह का मैं नाम ले रहा हूँ, इन सभी जगह से ये प्राइमरी माइग्रेशन लोगों का हुआ। और प्राइमरी माइग्रेशन के बाद में ये सिलसिला 1833 में जब स्लेवरी बंद हुआ, तो 1832 में ये लेकर आए एक ऑर्डिनेंस, जो कि एक्चुअली 37 में आया। बट 32 से लेके 1917 तक ये इंडेंचर्ड लेबर का एक फेज काउंट किया जाता है। जो भी स्टडीज हिस्टोरियन करते हैं, ये 1832 से लेके 1917 तक का जो काल है, इसी बीच का वो स्टडी करते हैं। और जैसा कि आप इस प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं कि इस 1832 से लेकर 1917 तक 2 मिलियन, करीब 20 लाख लोगों को इंडिया से। डिस्टर्ब सर, आपका स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा है सर, तो उसको एक बार देखिए। आगे बढ़ा ही नहीं है। जी सर। आगे हम नहीं बढ़ाए हैं, बढ़ा रहे हैं हम। जी सर, जी सर, ओके सर। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि 2 मिलियन, करीब 20 लाख लोग नहीं सर, हम लोगों को जो स्लाइड दिख रहा है वो पहला ही स्लाइड जो था, जिसपे गिरमिटिया जा रहे हेरिटेज हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। Ujjwal, that's okay. Sir is not actually moving the slide. Sir, please I'm not continue. moving. Okay, thank you. ओके, थैंक यू। सो इस 1832 से 1917 के काल में 2 मिलियन, करीब 20 लाख लोगों को इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर इंडिया से मूव किया गया। अभी लोगों से पूछा जाता है कि स्लेवरी में और इंडेंचर्ड लेबर में क्या फर्क है। ये भी एक तरह का स्लेवरी ही था। जब 1833 में ह्यूमन स्लेवरी को बंद किया गया, तब इनके पार्लियामेंट लंदन में एक तरह का बिल पास हुआ कि आप जिस तरह से अफ्रीकन को लेकर जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में अपने काम के लिए, उस समय ज़्यादा प्लांटेशन और एग्रीकल्चर वर्क के लिए लेके जाया करते थे, या माइंस के लिए लेके जाया करते थे लोग। रेलवे के लिए भी बाद में चालू हुआ। ये सब काम के लिए आपको अब इंडेंचर्ड लेबर लेके जाना पड़ेगा, जो काफ़ी एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ स्लेवरी, अगर हम सिंपल वे में बोलना चाहें तो स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ स्लेवरी, जिसमें एक पेज का एक डॉक्यूमेंट होता था, जो कि नॉर्मल लेमन भाषा में कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, जिसे ये लोग गोरे इंडेंचर बोलते थे। और उसमें आपका टर्म्स एंड कंडीशंस, किस तरह से आपको एम्प्लॉय किया गया, किस काम के लिए किया गया, कहाँ लेके जा रहे हैं, एक पेज का डॉक्यूमेंट होता था। और ये सभी लोग आपको इंडिया में इनका एक इमिग्रेशन पास होता था। ये कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया, जो कि 5 से 10 साल के काम के लिए होता था। और इनको उस समय बोला जाता था कि आप यहाँ से चलिए, इसके बाद में आपको हम यहाँ से बेटर वेजेस देंगे, आपको बढ़िया खाने पीना रहने का मौका मिलेगा। और इस तरह से लोगों को मतलब मनाकर, कन्विंस करके, गलत इन्फॉर्मेशन बताकर उनको वहाँ से माइग्रेट किया जाता था। मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करता हूँ। काफ़ी कुछ मैंने यहाँ कवर किया है, जो आगे की स्लाइड में भी है। जैसे आप ये दूसरे स्लाइड में इंडियन इमिग्रेंट्स ड्यूरिंग द इंडेंचरशिप अगर आप देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे मॉरिशस में 1832 से 1924 तक करीब 4,53,000 लोग। ये डेटा जो है, ये हमारे इंडियन आर्काइव में ये डेटा पड़ा हुआ है, जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सभी डेटा हमारे रिसर्चर्स जो इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं या आगे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, तो पूरा डेटा है हमारे इंडियन आर्काइवल दिल्ली में।
तो ये आप देखेंगे ये नंबर्स, ये सर नंबर। सर माफी चाहूंगा, आपकी स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है सर। Yes, sir. मैं स्लाइड आगे बढ़ा ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, जी जी। आगे केवल फोटो है निरंजन जी, आप स्लाइड आगे फटफट में बढ़ाऊंगा तो केवल फोटो आपको दिखाने, देखिए इसके आगे केवल फोटो है। ओ सॉरी सर, सॉरी आप बोलें तो सर अगर प्लीज। फोटो देखना चाहते हैं तो मैं फोटो ही दिखाता हूँ फिर। नहीं सर, प्लीज बोलिए सर। तो ये आप पीरियड आप देखेंगे 1834 से 1924, 4.5 लाख लोग गए ब्रिटिश गयाना में, करीब 2 लाख से 2.25 लाख से 2.5 लाख लोग गए। साउथ अफ्रीका में आप लोग ये देख पा रहे हैं जो मैं रीड कर रहा हूँ अभी? No, sir. ये आपका स्लाइड नहीं बस दिख रहा जिसमें फ्रंट नंबर्स है? स्लाइड जो है, हाँ बस, नो सर, कवर स्लाइड जो थी बस वही विजिबल है। अभी जो पूरे कंट्री का था वो विजिबल है अभी? नो सर। नहीं सर, केवल और केवल I जो think फर्स्ट पिन, डिस्प्ले, हाँ सर, उसी की टाइटल वजह। स्लाइड जो थी, हाँ बस वही आपकी विजिबल है। तुमने गलत शेयर ही नहीं किया है। डेस्कटॉप पे खुला था, वो जो पढ़ Yes sir, it is not actually shared, true. 1 पर मिनट आपका, 1 मिनट हाँ ओम इज प्रेजेंट। फिर से मैं करता हूँ, 1 मिनट। सर अभी जो स्लाइड है इसको आप ड्रॉप करेंगे, नेक्स्ट शेयरिंग विल हेल्प यू। ओके। पूरा बंद करो, फिर से अपलोड करो। बंद करो पहले, जल्दी नहीं रुक गया। अभी दिखाई दे रहा है कुछ? सर अभी दिख रहा है सर। स्लाइड मूव कर रहा है अभी? सर अभी फर्स्ट स्लाइड पे ही आप रुके हुए हैं सर। अभी दूसरी स्लाइड में नंबर्स दिख रहा है अभी? सर एक साइड में तो दिख रहा है, लेकिन मतलब वो मूव नहीं हो रहा है सर। ये अभी दिख रहा है? You have to go in slideshow. Go there. Start from beginning. अब पूछो ये अभी दिख रहा है अभी? नहीं सर। एक सर आप इंटायर स्क्रीन करेंगे तब जाकर के होगा सर, क्योंकि ये जो इंटायर स्क्रीन ही किए हैं। अभी दिख रहा है? नहीं सर, बस आपका स्क्रीन मतलब एक बार वो दिख रहा है जिसपे कवर टाइटल वाला है, उसके अलावा आगे नहीं बढ़ रहा है सर। अभी कोई बड़ा स्क्रीन आगे? नहीं सर। 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट, फिर से मैं करते 1 मिनट रुक जाओ। म्यूट करो पहले आवाज। सॉरी इसके लिए। बंद करो पूरा। अभी कैसे करने के? सर अगर शेयर नहीं हो पा रहा है सर, अगर दिक्कत आती है तो सर अगर प्रेजेंटेशन मुझे शेयर कर देंगे सर, तो मैं यहाँ से प्रेजेंट कर देता हूँ और आप एक्सप्लेन कर देते जाए। यार इंटायर स्क्रीन। अभी विजुअल दिख रहा है क्या? शो ये फ्रॉम स्टार्ट। पूछो अभी दिख रहा है? सर नेक्स्ट कीजिए, उसके बाद Yes पता sir, चलता yes sir. हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट अभी नेक्स्ट कीजिए। ये Yes sir, it हाँ, is perfectly ठीक है visible. अभी अभी ठीक है? हाँ जी हाँ। ओके सॉरी मेरा आईटी स्किल थोड़ा कमजोर है, सॉरी। तो मैं इस स्लाइड के बारे में बोल रहा था। इसमें आप इंडियन इंडेंचर्ड लेबर जो माइग्रेट किए थे डिफरेंट कंट्रीज में, उनका ये नंबर है। ये न्यू दिल्ली आर्काइव में ये पड़ा हुआ है, वहाँ से ये नंबर निकाला जा सकता है। उसमें आप नंबर्स देखेंगे, छोटे छोटे आइलैंड में भी कम लोग गए हैं, बड़े जगह पे ज़्यादा लोग गए हैं। उस तरह से लोगों को लेकर जाया गया। ये पीरियड वही है 1832 से 1917 का।
ये एक दूसरा स्लाइड है जिसमें आप किस जगह से लोग गए हैं। आज का जो हमारा यूपी है उसे गोरे लोग उस समय यूनाइटेड प्रोविंस, ये स्लाइड दिख रहा है अभी? Yes, sir. ओके ओके। ये आज का जो हमारा यूपी है उसे उस समय के गोरे लोग यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से रिकॉर्ड किया है उन लोगों ने ये डेटा, जिसमें आपको इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस, गोरखपुर, मेरठ, कानपुर, बरेली, आगरा, झांसी, ये सब है। और बाकी कुछ जगह को अवध के नाम से उन लोगों ने किया है, जो कि अगेन आपको यूपी में ही है, आज के यूपी में, जिसमें लखनऊ है, सीतापुर है, फैजाबाद है, रायबरेली है। और बिहार के ये जो आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट से इंडेंचर्ड लेबर को इंडिया से वो रिस्पेक्टिव कंट्रीज में लेकर जाया गया है। और इनका जो भी रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय रिकॉर्ड किया था, जो कि ब्रिटिश लोगों ने किया था, जिसे आज हमारे कलकत्ता और दिल्ली के आर्काइव में उनका डिटेल्स है। इनका एक इंडेंचर या कॉन्ट्रैक्ट बनता था, उसमें उनका कितना उनको वेजेस मिलेगा वो सब डिटेल्स होता था, क्या काम करेंगे और कहाँ से जाएंगे, एक पेज का डॉक्यूमेंट होता था। और इनका एक इमिग्रेशन पास होता था। इमिग्रेशन पास के ऊपर में जनरली फोटो किसी में होता था, किसी में नहीं होता था। लेकिन आप किस गांव से हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, आपकी क्या एज है, आप उसमें जाति का भी बताते थे, किस जाति से हैं, किस गांव से हैं, क्या आपकी हाइट है, वो सब इमिग्रेशन पास में होता था। जो एक कलकत्ता, जहाँ से गार्डन रिच कलकत्ता से लोग निकलते थे, वहाँ रखा जाता था। और बाकी एक जहाँ पर वो शिप लेकर उन्हें जाती थी, वहाँ पर उस कंट्री के आर्काइव में आज बाकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसका डिजिटाइजेशन फिजी के लोगों ने कर लिया है और मॉरिशस के लोग कर रहे हैं। बाकी जगहों पर स्पोरेडिकली थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत काम चल रहा है और बीच बीच में है। मोदी जी अभी गए हुए थे कैरेबियन, वहाँ पर उन्होंने बोला कि जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उन्हें OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि एक ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है लेकिन एक डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट देती है, जिसके कारण आपको इंडिया आने के लिए वीज़ा का जरूरत नहीं पड़ता है, तो वो मिलेगा। उसके लिए लोगों को उनके जो पूर्वज आए थे उनका इंफॉर्मेशन वो निकालने में लगे हुए हैं, जो काम काफी मतलब कुछ साल तक चलेगा। काफी लोग हैं और उनका काफी कुछ बनाना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली जो इंडेंचर्ड लेबर हमारे यहाँ से गए, उनका वो जो ब्लैक स्लेव्स थे या स्लेवरी जो थी, उनका खत्म होना और फिर इंडेंचर्ड लेबर का चालू होना, और उसके साथ में ये 3 इवेंट्स जो 1876 से 1878 का एक सूखा पड़ना और 4 से 5 मिलियन लोगों का मर जाना, फिर उसी तरह से 96 से 97 में करीब 5 मिलियन लोगों का मर जाना, और फिर 1899 से 1900, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप देखेंगे कि वहां पर लोग मतलब कि सब कोई के मन में आएगा कि क्या रीजन था, क्यों लोग यहाँ से माइग्रेट करके गए और उनको जाना ही क्यों पड़ा। तो पहले तो जैसा मैंने बताया कि स्लेवरी में वो एक प्रॉपर्टी होते थे, एसेट, एक कमोडिटी जैसे होते थे, उनको इधर से उधर बेच दिया जाता था और वो इसमें नहीं किया जा सकता था, इसलिए हर कंट्री के लिए अलग अलग लोगों को लेकर जाया गया। शिप के ऊपर इन्हें लेके जाया करते थे, ज्यादातर उसके कप्तान स्कॉटिश हुआ करते थे, और लकड़ी का जहाज होता था। मैं उसके बारे में एक अलग से प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, जिसमें किस तरह से उनका ट्रिप हुआ, समुद्री यात्रा हुआ, उसके बारे में मैं बताऊंगा। इनका रिक्रूटमेंट का जो तरीका था वो ऐसा बनाकर रखे थे कि अभी भी कुछ लोग जो लोकल सब्जी बेचने का या लोकल अनाज बेचने का काम करते हैं, वहां पर जो ब्रोकर होता है उसे अड़हतिया बोलते हैं। वो वर्ड उस समय इन लोगों को के लिए भी जो इंडेंचर्ड लेबर थे उनके लिए भी यूज होता था। इंडेंचर्ड लेबर के लिए नहीं, इंडेंचर्ड लेबर जो लेकर आते थे उनके लिए यूज होता था। वो एक एजेंट हुआ करते थे और एजेंट को
एक लेडीज को देने के लिए उस समय 35 रुपए मिलते थे देने के लिए। से मेरा मतलब है कि उसको एग्री कराकर लेकर आकर इंडेंचर साइन कराकर एक ब्रिटिशर को सौंपने तक का एक प्रोसेस होता था। इस प्रोसेस के तहत क्या होता था कि लोकल जो अड़तिया या जो ब्रोकर होते थे वो गांव-गांव में जाते थे और उस समय जो नॉर्मल खेत में काम करने का जो जिसे दहाड़ी बोलते हैं हम अपने रफ इसमें भाषा में, एक दिन का जो उनका कमाई होता था वो 3 आना उन्हें मिलता था। और ये जो ब्रिटिशर्स उन्हें लेकर जाते थे शिप पर, वो उन्हें 12 आना के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते थे कि 3 आना आपको लोकल मिलता है, हम आपको 12 आना देंगे पर डे, आप आइए, आपका लाइफ और जो अभी है इससे बेटर हो जाएगा। उसमें सूखा, बाढ़ और जो नेचुरल कैलेमिटीज के कारण जो मैंने 3 ये पिछले स्लाइड में बताया, इस तरह से काफी लोग मर गए थे, लोगों के पास पैसे की कमी थी और लोग डेस्परेट थे कि मतलब कहीं उनको कुछ नौकरी करने को मिले और कुछ कमाई करने को मिले। तो लोग मतलब डेस्परेट थे कि कहीं हम घर से जाकर कहीं दूर जाकर जहाँ भी जाकर हम कुछ कमा सकें और हम यहाँ से जा सकें। उनका जो प्रोसेस था ये जैसा इसमें मैंने आपको दिखाया रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, जनरली जो मैक्सिमम जो लोग गए हैं इंडेंचर लेबर के प्रोसेस में, वो आपको भोजपुरी और अवध, ये 2 अगर हम मानकर चलें, इस बेल्ट के लोग गए हैं और उनको लाने के लिए एक तरह से ये अरकटिया या जो ब्रोकर्स हैं वो जाते थे, उससे सब डिपो बोला जाता था। वो गांव में एक जगह पर लोगों को तैयार करके उनको गलत सही बता के उनको कह के कि आपका जीवन सुधर जाएगा, बहुत कमाएंगे, ये करेंगे, गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, विदेश में चले जाएंगे, उनको लेकर आया जाता था। वो एक सब डिपो होता था जहाँ पर 3 से 5 लोगों को वो कलेक्ट करता था और उसके बाद में वो जो ब्रोकर होता था वो उन्हें लेकर कलकत्ता आता था। कलकत्ता में एक मेन डिपो होता था जो कि एक आज के जेल से भी बदतर स्थिति उसकी थी, जो डिटेल में हम लोग नेक्स्ट टाइम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वहां लाकर उन्हें रखा जाता था, उनका मेडिकल टेस्ट वगैरह होता था। जनरली जो लोग लाए जाते थे वो 12 से 21 साल के उम्र के लोग जनरली लाए जाते थे। कानून इनका था ब्रिटिशर्स का कि हर 2 मर्द के ऊपर एक औरत को लेके जाना है, लेकिन रियलिटी में 4 मर्द के ऊपर एक औरत होती थी। बाकी वो सेक्सुअल एब्यूज और उसके बारे में हम अगले बार किसी और स्लाइड में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इन्हें मेडिकल चेक कराने के बाद में कलकत्ता से उन्हें शिप पे चढ़ाया जाता था और फिर शिप वहां से मॉरिशस जो पहला पोर्ट ऑफ कॉल उनका था, सबसे ज्यादा लोग 1834 में पहली जहाज वहां से इंडेंचर्ड लेबर को लेकर मॉरिशस गई। फिर मॉरिशस से दूसरा फिजी गई, जो कि फिजी आपको ऑस्ट्रेलिया के पास में है। फिर वो साउथ अफ्रीका में नेटल करके एक जगह डरबन में वहां आई और उसके बाद में फिर ये कैरिबियन की तरफ चली गई। जहाज का साइज के हिसाब से लोगों को जहाज पर लिया जाता था। किसी जहाज पर 120, तो किसी जहाज पे 200, किसी जहाज पे 320, तो किसी जहाज पे 400। अलग अलग जहाज बड़ा और छोटा जैसा होता था उस हिसाब से लोग उस पर जाते थे। सबसे वह सिचुएशन जो था उस जहाज पे रहने का जो तौर तरीका था वो काफी मतलब दुखदाई था। जैसा आज के प्लेटफॉर्म पे आपने लोगों को देखा होगा सोते हुए, कुछ उसी प्रकार का उनको जहाज के ऊपर में मिलता था। 6x4 का जगह मिलता था जहाज पर उनको, 6x4 लंबाई और चौड़ाई और 3 फुट ऊंचाई, बस इतने के अंदर में आपको रहना है। और टॉयलेट बाथरूम कॉमन होता था। ये सब जो उनकी यात्रा और कितनी दर्दनाक उनकी यात्रा थी इसके बारे में हम लोग अगली बार डिस्कशन करेंगे। उनकी यात्रा के समय कितने लोग रास्ते में मर जाते थे, किसी के बच्चे पैदा होते थे, किसी को कोई बीमारी से कैसे मरते थे, क्या क्या था, ये हम अगली बार जब
उनकी जर्नी के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो उसमें हम लोग उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब मैं अपनी यात्रा के बारे में बताता हूँ, जो मैं 2 कंट्री में जो मैं गया और लोगों से क्या मैंने वहाँ पर्सनल बात करके सीखा, जाना, और क्या हमें समझ में आया। हम जब ये प्रोजेक्ट चालू किए थे तो गजेंद्र जी से, निरंजन जी से जब बात हुई तो ऐसा था कि सभी लोग अपने भोजपुरी स्पीकिंग वाले बिहार के तरफ से होंगे, हम जाएंगे। बहुत एक अलग जैसा होता है कि आप एक बिहारी को जाकर आप बिहार से हटकर किसी दूसरे जगह पे, दिल्ली हो या कहीं साउथ में हो या कहीं पर आप मिले, तो किस तरह का एक फीलिंग आता है कि अरे अपना कोई अपने राज्य से आ गया, तो एक अलग टाइप का एक अपनापन जैसा लगता है। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ कि लोग अपनापन लोगों ने नहीं दिखाया, लेकिन एक जो डिफरेंस जो मैंने देखा वो मैं आगे स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक हमारे होटल से जो दृश्य था वो पोर्ट ऑफ स्पेन में हम ठहरे हुए थे। तो ये कंट्री जो आप देख सकते हैं कि मतलब कोई गरीब कंट्री नहीं है। पोर्ट ऑफ स्पेन यहाँ का ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का राजधानी है। काफ़ी वेल डेवलप्ड है। इनका ऑयल एंड गैस में इनका काफ़ी एक्सप्लोरेशन चलता था, अभी भी चलता है, जिसे अमेरिकन्स एक्सप्लोर करते थे, और अभी भी अमेरिकन के साथ साथ ट्रिनिडाडियन भी इसमें लगे हुए हैं। तो इनका इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी बढ़िया है। और ये आज के इंडिया का, अगर आज के इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो उससे कोई कम नहीं है। कुछ लोग हैं, ये है एक हनुमान जी का, ये 85 फीट का एक मूर्ति है। ये एक श्री गणपति सच्चिदानंद आश्रम दत्तात्रेय योगा सेंटर करके एक व्यक्ति हैं, जिनके फादर वहाँ पर वकील हुआ करते थे, और वकील साहब जमीन का काम करते थे। तो वो वकील साहब ने जमीन का काम करते करते खुद उन्होंने काफ़ी ज़मीन अपने कंट्रोल में लिया और काफ़ी ज़मीन के वो मालिक हो गए। और उन्होंने करीब 7 एकड़ ज़मीन एक मंदिर के लिए वहाँ पर दान में दिया है। और वहाँ पर वो उनके परिवार के जो वकील साहब थे उस समय ब्रिटिशर्स के टाइम में, उनके अभी 3rd and 4th जनरेशन है अभी। ये लोग भी सभी वकील हैं, और काफ़ी मतलब रिनाउंड और काफ़ी बड़े वकील हैं। इनका प्रैक्टिस न्यूयॉर्क में ये लोग काम करते हैं, और यहाँ से ट्रिनिडाड से आना जाना रहता है। और पूरा इनके घर आप जाएं या फिर मंदिर आए तो मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप मतलब कहीं इंडिया से बाहर हैं। चारों तरफ ओम स्वस्तिक भगवान का ये झंडा सब कुछ आपको दिखेगा, और पूरा मतलब मंत्र मुग्ध, मतलब कैसा मैं बताऊं, मतलब एकदम आपको लगेगा कि आप पूरे इंडिया में हैं। ये एक ऑथर हैं जिनको मैं मिला वहां पर। इनका नाम है जेरोम टेलुक सिंह। ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में ये प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं। इन्होंने एक किताब भी लिखी है, कैरेबियन फ्लेवर्ड, जो मैं इसमें आपको साइड में जो दिख रहा है, प्रिंसिपल जो इनकी किताब है। इन्होंने काफ़ी कुछ ट्रिनिडाडियन के बारे में बताया कि हम लोग जो ट्रिनिडाड में हैं, हम लोग कब आए, कैसे आए। तो अभी की जो जनरेशन है इसमें बड़ा एक मैं क्या बताऊं, मतलब अभी जैसे इनका नाम जो है, इनका सरनेम, उसमें इनकी माँ और इनके पिताजी दोनों का सरनेम ऐड कर दिया गया है। अभी इनकी माँ का सरनेम सिंह था, जो कि हम अभी भी इंडिया में देखते हैं, और इनके फादर का सरनेम तेलुक था, TEELUCK, और इन्होंने अपना नाम जेरोम टेलुक सिंह नाम रख लिया है। जब से इंडेंचर लेबर इंडिया से निकले उस समय उस बेल्ट में जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो भोजपुरी और अवध बेल्ट है, उसमें क्रिश्चियनिटी अभी भी कम है और उस समय भी कम था। तो ये जितने लोग वहां से निकले, वो लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये नाम शायद आपको हिंदू जैसा कुछ इनका दिखेगा,
बट मैक्सिमम लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये जेरोम, इनका नाम से आपको समझ में आएगा कि ये एक क्रिश्चियन नाम है। सिंह से समझ में आएगा कि कोई हिंदू नाम है। तेलुग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। और इंडियन कपड़ा कभी कोई पर्व त्योहार हुआ तब पहनते हैं, अदरवाइज कपड़ा भी उनका सब कुछ वेस्टर्नाइज और अभी के सिस्टम के हिसाब से हो गया है। ये एक दूसरी ऑथर हैं जिनका नाम राधिका है। नाम उनका आप देखें, हम लोग RADHICA राधिका लिखेंगे, ये लोग रेडिका लिखते हैं, RADICA। इन्होंने अपना मास्टर्स डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। ये भी काफी कुछ इस सब्जेक्ट के ऊपर में रिसर्च करके रखी हैं। इन लोगों का सब्जेक्ट के ऊपर में रिसर्च इसलिए होता है क्योंकि इन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में बचपन से, स्कूल डेज से ही इंडेंचर्ड लेबर के बारे में, वो कैसे आए, कहाँ से आए, क्या है, उनके हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है। और चूंकि वो हिस्ट्री बचपन से स्कूलों में पढ़ाया जाता है, तो वो फिर आपको स्कूल से वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं तब भी इसका एक सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी फॉलो करती है, और उसके ऊपर लोग रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर प्रेजेंटेशंस होता है और काफी काम होता है। ये JNU की पढ़ी हुई हैं और ये ओरिजिनली ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में रहती हैं। ये इनके पूर्वज, इनके परदादा क्या है, दादा भी नहीं, परदादा का फोटो है, और उनकी पत्नी जो परदादी इनकी लगेंगी, उनका फोटो इन्होंने किताब पे लगाया है। और इन्होंने काफी रिसर्च किया है। आज के समय में मॉरिशस इस सब्जेक्ट पे काफी कुछ फंडिंग दे रही है और रिसर्च करा रही है, जिसके बारे में हम लोग अलग से उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो इन्होंने काफी रिसर्च करके किताब लिखा है, और ये इसके अलावा भी और उनका किताब है। तो इनको मैं मिला और इन्होंने काफी कुछ वही बताया जो जेरोम के साथ में, जैसा मैंने बताया कि इनका जो भी है रिलीजन, वो कन्वर्ट हो चुका है क्रिश्चियनिटी की तरफ, और लगाव इनका काफी टुवर्ड्स अमेरिका की तरफ, क्योंकि अमेरिका नजदीक है। सभी लोग जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने बोला था 1970 में उनके गवर्नमेंट को कि, और लोगों को, कि जो आप यहाँ हैं अब आप वहीं रहें, आप इंडिया आने का न सोचें। तो ठीक है, थोड़ा सा लगाव है, थोड़ा सा दूरी है, फिर भी लोगों के मन में रहता है इंडिया एक बार जाएं और अपनी मातृभूमि को देखें क्या है, कैसा है। अभी भी पुराने जो लोग हैं, जो 60+ के हैं, 4 धाम की यात्रा के लिए बात करते हैं, इंडिया आने की यात्रा के लिए बात करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम चालू किया है जिसके तहत नो इंडिया प्रोग्राम, KIP उन्हें शॉर्टकट में लोग बोलते हैं, जिसमें 18 से 21 के लड़का या लड़की जो भी हैं, उन्हें एक शॉर्ट क्विज के लिए बुलाया जाता है हाई कमीशन, इंडियन हाई कमीशन में, और वहाँ से कुछ 20-30 का एक ग्रुप बनाते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी फंडिंग के थ्रू उन्हें हर साल इंडिया लेके आती है, साल में 2 बार लेके आते हैं, और अपने चॉइस के अनुसार सिटीज में घुमाते हैं और इंडिया के बारे में उन्हें बताते हैं। इनकी बेटी भी, राधिका की बेटी नहीं, सॉरी, कजन, वो आ रही थी, अभी इंडिया में ही होगी वो, उसका इंडिया का ट्रिप था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंडिंग के थ्रू, KIP प्रोग्राम के थ्रू। ये कुछ फोटोज मैंने लिया था ये दिखाने के लिए कि आप मकान वगैरह कैसा होता है, लोग कैसे वहां पर रहते हैं। तो ये मकान एक छोटे से शहर या गांव, जो भी आप बोले, वहां का है। मैं वो उसके साथ में अभी आपको गयाना, जॉर्ज टाउन की तरफ लेके चलता हूँ, जो हमारा गयाना का ट्रिप था। वहाँ के हाई कमीशन ने काफी, दोनों ट्रिनिडाड में भी हाई कमीशन ने हमें काफी लोगों से इंट्रोडक्शन कराया, लोगों से मिलने का मौका दिया, लोगों को उन्होंने फोन करके बुलाया कि मैं इंडिया से आया हूँ, इंडिया से बल्कि मतलब आज गया तो मैं UK साथ, लेकिन उन्होंने इंडियन को आए हैं इस सब्जेक्ट पे, वो रिसर्च कर रहे हैं, इनसे आप मिले। उसी तरह से गयाना के उच्चायुक्त जो थे, उन्होंने भी हमें मदद करी और हम वहाँ भी लोगों से मिले। ये ब्रिटिश हाई कमीशन इन गयाना है, इनका एक इवेंट था, जिस इवेंट में वहाँ पर हाई कमिश्नर अपने घर पे ही इवेंट करते हैं। छोटा सा इवेंट होता है जिसमें बहुत क्लोज जो लोग होते हैं उन्हें बुलाते हैं। उस इवेंट में मैं उन्हें ज्वाइन किया था। जेन मिलर उनका नाम है, वो रिटायर कर रही है अभी। ये गयाना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कल्चर को
अपना जो भी हमारा ये है हिंदू कल्चर, उसको प्रमोट करने के लिए स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर बनाकर रखी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है, जिसमें गवर्नमेंट के तरफ से लोग आते हैं, योगा सिखाते हैं, भरतनाट्यम और इंडिया की जो भी डांस है उसे बताते हैं, सिखाते भी हैं। फ्री ऑफ चार्ज ये होता है। धीरे धीरे लोगों को उसके तरफ में अट्रैक्ट कराना, लोगों को उसके बारे में बताना, ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। और ये हाई कमीशन के अंदर ये नहीं होते हैं, ये सेपरेट अलग बिल्डिंग इनका होता है, जहाँ सेपरेट ये लोग अपना इवेंट्स वगैरह चलाते हैं। ये 1970 की ही बात है, जब इंदिरा गांधी गयाना गई हुई थी। तो उस समय बात चल रहा था कि काफ़ी लोग जो इंडियन हेरिटेज के हैं वो इंडिया आना चाहते हैं, तो उनको इंडिया आने दिया जाए। तो काफ़ी लोगों से पूछा गया कि आप गयाना में रहना चाहते हैं या इंडिया जाना चाहते हैं। एक अलग से गयाना की गवर्नमेंट ने एक फंड एलोकेट किया कि इससे हम लोगों को, गयाना के लोगों को भेजेंगे। गयाना उस समय, जब 1970 की जब हम बात कर रहे हैं, तो गरीबी थी। अभी गयाना 2015 में वहाँ पर क्रूड ऑयल डिस्कवर हुआ, 2019 से क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन चालू हुआ, और अभी गयाना की स्थिति मतलब बहुत ही आगे निकल चुके हैं, इन द सेंस कि मतलब काफ़ी पैसे वाले लोग हो गए हैं। गयाना में 8 लाख ही लोग रहते हैं। एक केरला के इतना बड़ा जमीन है इनके पास में, केरला के इतना बड़ा ये कंट्री है, और मात्र 8 लाख लोग रहते हैं पूरे कंट्री में। तो वो जॉर्ज टाउन एक जगह है जहाँ पे सब डेंस पॉपुलेशन है। बाकी पूरा फ्लाइट से जब मैं लैंड कर रहा था तो खाली जंगल जंगल जंगल, चारों तरफ जंगल ही दिख रहा था। काफ़ी लोग, जितना 8 लाख लोग गयाना में रहते हैं, तो 1.25 लाख लोग अमेरिका में रहते हैं, और करीब 5 लाख से 7 लाख लोग कनाडा में रहते हैं। करीब 2-2.5 लाख लोग आपको इंग्लैंड में, लंदन के एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं। तो जितना पॉपुलेशन गयाना का है उससे 3 से 4 गुना लोग बाहर रहते हैं। ये बिल्डिंग के लिए इंदिरा गांधी ने फंड एलोकेट किया था, जिसके थ्रू उन लोगों को इंडिया लाना था। काफ़ी लोग इंडिया आने से इनकार कर दिए, जिस फंड को यूज करके इंदिरा गांधी ने ये एक कल्चरल सेंटर बनाया, जहाँ पर अभी मोदी जी गए थे तो यहीं पर उनका भाषण वगैरह हुआ था। ये एक वहाँ के गवर्नमेंट के स्टाफ हैं, और ये कोई, जैसे मैं शिपिंग का हूँ, मैं एकेडमिक से नहीं हूँ, उसी तरह से ये भी एकेडमिक से नहीं है, लेकिन ये गिरमिटियर्स के ऊपर में इन्होंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया है, काफ़ी कुछ मटेरियल गैदर किया है, काफ़ी कुछ काम करते रहते हैं। तो हमें हाई कमीशन ने बोला कि आप इनसे मिलें, इनको काफ़ी कुछ नॉलेज है और काफ़ी कुछ ये आपको बताएंगे। ये हम लोगों के प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं, और इन्हें हम लोग आगे किस तरह से जोड़ सकते हैं तो बाकी डायरेक्टर्स के साथ डिस्कशन करके हमें उनको हम लोग जोड़ लेंगे आगे के लिए। ये राधा कृष्ण टेम्पल था, जो कि गयाना मेन टाउन के अंदर में है। वहाँ पर मंदिर काफ़ी है, लोग कम है मंदिर में जाने वाले। मंदिर काफ़ी खाली खाली आपको मिलेगा। और जो न्यू जनरेशन है उनसे पूछिए कि संडे के दिन, मैंने पूछा कि आप तो हिंदू हो, आप मंदिर जाते हो क्या, आप कहीं जाओगे? तो 2-3 लोगों से पूछा तो वो जैसे क्रिश्चियन बोलते हैं कि वी गो फॉर सर्विस ऑन संडे, तो उस तरह से 1-2 लोगों ने बताया कि नॉर्मली मंदिर डू नॉट हैव सर्विस ऑन संडे एट दिस टाइम, यू शुड गो एट दिस टाइम। इनका बोलचाल का भाषा सभी इंग्लिश बोलते हैं। जैसा आप मॉरिशस में भोजपुरी का जैसा प्रचलन है, चाहे फिजी में या फिर सुरिनाम में। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो अमेरिकन डोमिनेंस होने के कारण, या फिर गयाना भी अमेरिकन इन्फ्लुएंस के कारण, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज और क्रिश्चियनिटी का प्रभाव ज़्यादा है। ये मंदिर के अंदर का है। इन्होंने अंदर से ये सब कारीगर जो आप देख रहे हैं, कारीगरी, ये इंडिया से लोगों को ले जाकर ये सब बनवाया गया है।
लोग इंडिया से कारीगर गए जो 1.5 साल 2 साल वहाँ रहकर ये सब जिस तरह का अभी नक्काशी आप देख रहे हैं, ये मंदिर करीब लेस देन 10 ईयर्स का करीब का है। ये दूसरा मंदिर है। जैसा मैंने बताया कि मंदिर आपको काफी दिख जाएंगे, लेकिन मंदिर के अंदर लोग नहीं दिखेंगे, क्योंकि एक तो जनसंख्या कम है और दूसरा ज्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट हो चुके हैं। ये घर के अंदर में लोग इस तरह से काफी मंदिर आपको दिखेगा जो आप ये देख रहे हैं। ओम का इन्होंने लगा के रखा है, इनका ये घर है, घर के अंदर में इन्होंने ऐसा मंदिर बनाया है। तो इस तरह से करीब 8 लाख लोग हैं और करीब आपको 1000 मंदिर से कम नहीं होगा वहां पे। लेकिन वही है कि मतलब जैसे इंडिया में है कि कहीं भी मंदिर है, काफी लोग आते हैं। और ये इंडिया की तरह ही जहाँ पर आप मंदिर देखेंगे उसके इर्द गिर्द आपको एक मस्जिद भी दिखेगा। ये थोड़ा सा अलग टाइप का मस्जिद, आपको ऊपर का गुंबद वगैरह थोड़ा अलग दिख रहा होगा। यहाँ पर जो अभी सिटिंग प्रेसिडेंट हैं इसका गयाना के, इरफान अली, उनकी पत्नी भी हिंदू हैं। तो वहाँ पर हिंदू और मुसलमान में शादी होना कोई मतलब जैसा इंडिया में होता है उस तरह से वहाँ पर नहीं है, वो बहुत कॉमन है। और ये सिलसिला उस जब गिरमिटिया का जो प्रोसेस चालू हुआ था 1832 से, उस समय से ही इस तरह से चालू हुआ था कि कोई किसी के साथ में शादी कर लेगा। कोई भी धर्म, कोई भी जात, कोई भी कुछ। एक बार जहाज पर आया तो सब जात और धर्म सब कुछ खत्म, जो वहां पर आपको बताया जाएगा बस वही आप करिए। तो इनमें उस तरह का इंडिया में जो आप देखते हैं डिफरेंस, उस तरह का यहाँ मतलब देखने को नहीं मिला। ये एक चर्च है जो कि मैंने लिया फोटो की आपको बताऊं कि मतलब हिंदू मुसलमान ईसाई सब हैं। सिख और बाकी जो धर्म है बौद्ध और जैन वो नहीं दिखता है, बट ईसाई का चर्च ज्यादा दिखता है। लेकिन लोगों के कंपैरिजन के हिसाब में मंदिर, मस्जिद, चर्च सभी कुछ ज्यादा है। 8 लाख लोगों में अगर आपके पास 2000-3000 चर्च है और मंदिर और मस्जिद है तो काफी ज्यादा है। लोग नहीं दिखते हैं उस बिल्डिंग के अंदर, लेकिन कंस्ट्रक्शन दिखता है। काफी लोगों ने धर्म अपना चेंज करके या अपना सेम धर्म मानते हुए वो रहते हैं अमेरिका में, और वहां से फंडिंग करके वो एक बड़ा मंदिर बना देते हैं यहाँ पे, लेकिन रहते हैं वो पूरे परिवार के साथ अमेरिका में। तो यहाँ पर कोई देखता है, कोई नहीं देखता है, कोई आता है नहीं आता है, इस तरह से पड़ा हुआ है। और ये हमारे होटल में मैंने ये लिया था। ये बिहार में हम लोग कोहड़ा बोलते हैं जिसको, जो लाल वाला होता है। मतलब एक तो लौकी बोलते हैं जो ग्रीन वाला होता है, लाल वाला कोहड़ा बोलते हैं। उसके बाद देखिए उसको उन लोगों ने मैश करके बनाया था। तो ये वर्ड चोखा जो है ना, जो लिट्टी चोखा, ये चोखा अभी भी यूज करते हैं। ये पंपकिन चोखा उसको बोलते हैं, जो कि ब्रेकफास्ट में ये लोग सर्व करते हैं। ब्रेड में लगा कर खाइए या उसी तरह से कुछ रोटी जैसा नान वगैरह होता है इसमें आप खाइए। ये कुछ आपको दिख रहा होगा इधर जो हम बजका बोलते हैं, चाहे आलू का बनाते हैं, बैगन का बनाते हैं, तो ये उसी तरह का बजका जो हम खाते हैं। ये अभी भी उसी तरह से सिमिलर जैसा हमारा बनता है घर में, आलू गोभी बैगन, तो उसी तरह का इनका भी अभी तक वो लोग वही खा रहे हैं। ये एक डिनर हम लोग खाते थे जिसमें काले कलर में जो आप देख रहे हैं जहाँ पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये आम का चटनी है जो बहुत पहले मतलब इंडिया में अभी भी गाँव में लोग बनाते हैं, जो खट्टा मीठा जो चटनी बोलते हैं, जो गुड़ में बनाते हैं, गुड़ और आम में, जिसमें उस गुठली का भी कुछ कुछ पार्ट्स होता है। तो टिपिकल वो मतलब एकदम अभी तो शहर में भी इंडिया में, बिहार में ये नहीं मिलता है, गाँव में कहीं कहीं मिलता होगा। तो ये चटनी अभी भी वहां पर लोग खाते हैं। और पकौड़ी को ये लोग फुलौरी बोलते हैं, मतलब जो कि टिपिकल बिहार में बोला जाता है। बाकी जगहों पर अभी उसे पकौड़ी या पकौड़ा के नाम से बोलते हैं लोग। ये फोटो मैंने जानबूझकर लिया दिखाने के लिए कि टिपिकल इस टाइप का जैसे आप इंडिया के किसी बिहार में या कहीं भी देखेंगे तो ये सतीश नाम के किसी ओनर का ये वैन है, और इस वैन में वो नॉर्मल आप कुछ भी डाल लीजिए उस टाइप का लेकर जा सकते हैं। और जैसा कहीं पर आप बॉम्बे या दिल्ली कहीं पर देखते होंगे, ऐसा छोटा सा बोर्ड लगा होता है कि ये है, कोई टीचर है या कोई कुछ रिपेयर करने वाला है, तो कोई प्लम्बर है, तो कोई कुछ है। तो इस टाइप का टिपिकल अपना इंडिया टाइप से वहां पर भी लोगों ने इस तरह से बना कर रखा था। वहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1970 में इंट्रोड्यूस किया।
और आज के दिन जो भी सबसे ज्यादा बिजनेस वहाँ का कोई बैंक करता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा करता है। और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे हमारे जैसे रिजर्व बैंक की तरह तो नहीं, लेकिन जैसा एसबीआई हमारे इंडिया में है उस टाइप से पूरे कंट्री का जितने भी लोग हैं, मतलब इंडियन ओरिजिन नॉन इंडियन ओरिजिन, वो बैंक ऑफ बड़ौदा पे काफी भरोसा करते हैं। तो हमें लोगों ने बोला इंडियन हाई कमीशन आप वहाँ भी जाइए, वहाँ से भी आपको काफी कुछ वो बताएंगे। काफी जितने भी बिजनेसमैन थे वो सब बैंक ऑफ बड़ौदा से ही बिजनेस करते हैं, तो आप उनके सीईओ से मिलकर आइए। तो मैं उनके सीईओ से भी मिलने गया था। तो इसके लिए ये पूरे ट्रिप में आईसीएसएसआर ने इस प्रोजेक्ट को एलोकेट किया है। इस 4 यूनिवर्सिटीज के थ्रू हम लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये एक कोलैबोरेटिव ये वर्क है जिसमें 4 यूनिवर्सिटी मिलकर आगे अभी रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे लेकर चलेंगे। इसके लिए मैं आईसीएसएसआर और 4 यूनिवर्सिटीज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों को सुनने के लिए, हमारे इस ट्रिप के बारे में जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कोई जिज्ञासा, कोई सवाल हो अगर तो ओम प्रकाश जी से आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। किन्हीं के पास में कोई सवाल नहीं है? नमस्ते सर, मेरा नाम कुमुद रंजन है और जी जी मैं नमस्ते। अभी छत्तीसगढ़ में जी अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ एक शासकीय महाविद्यालय में। जी जी मेरा सर सवाल ये था कि आपकी इस यात्रा में इतने वर्षों बाद गिरमिटिया संस्कृति का और गिरमिटिया जो इसको एक घटना की तरह भी, ऐतिहासिक घटना की तरह ही हम देखते हैं। तो इतने वर्षों बाद जब आप उन लोगों से इस बारे में बात कर रहे हैं तो कितने सहज हैं वो, और किस तरह से वो उस अपने इस इतिहास को देखते हैं, इस पर मैं सब थोड़ा सा आपके विचार जानना चाहता हूँ, आपके अनुभव। कुमुद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। वो पार्ट जो मैं भूल गया यहाँ बताने के लिए मैं सभी को बताता हूँ। जब मैं गया तो मैं जो भी एक ब्राउन स्किन, मतलब जो हम लोगों का स्किन है, उन्हें मैं देखकर जो इंडियन टाइप के दिखते थे मैं अप्रोच करता था उनको, उनसे बात करने के लिए। तो जो न्यू जनरेशन के लोग हैं जो कि अप टू द एज ऑफ 35-40 तक का आप मान लीजिए, वो तो या तो बात नहीं करना चाहते थे या बात करते थे तो उन्हें कुछ नहीं मालूम था, वो कुछ इसमें ऐड नहीं करना चाहते थे। कुछ लोग गुस्सा भी जाते थे और बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करते थे कि ये मतलब आप गड़े हुए मुर्दे को क्यों बाहर कर रहे हैं, जो हिस्ट्री था हिस्ट्री, मैं तो आज में जीना चाहता हूँ, जो बीत गया सो बात गया, आप क्यों ये सब करना चाहते हैं। कुछ लोग बड़े बहुत मतलब गुस्सा होकर हमारे ऊपर अटैक जैसा करने का कोशिश करते थे। और जो भी इसके बारे में हमें मालूम चला, जो भी मैंने समझा, वो जो एजुकेशन में जो लोग थे, जो हैं, जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, कर रहे हैं, उस टाइप के लोगों से ही इंफॉर्मेशन मिल पाया। अदरवाइज जो लोकल लोग थे वो काफी असहज थे, मतलब काफी लोगों से हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। सर नमस्कार, मैं सुनील तिवारी बोल रहा हूँ, दिल्ली जी विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैंने जी आपके अनुभव और आपके इस पूरी एक जो श्रमसाध्य आपकी जो कोशिश रही उसके लिए आपको बहुत साधुवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ, आज विश्व हिंदी दिवस है, आपने कहा कि मॉरिशस में और
उसके आसपास की जगहों पर भोजपुरी का भी प्रभाव दिखाई देता है, और कुछ लोग भोजपुरी स्पीकिंग भी होंगे या भोजपुरी संस्कृति दिखती है। लेकिन और जगहों पर जो अमेरिका के प्रभाव वाले देश हैं, गुयाना का आपने जिक्र किया, गुयाना का, और तो हिंदी की क्या स्थिति है, मतलब क्या भविष्य है, उस नई पीढ़ी के साथ हिंदी का कोई लगाव और जुड़ाव बनता है या केवल बस विश्वविद्यालयों में पढ़ाई तक ही सीमित है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। और मैं जहाँ भी गया वहाँ पर मैंने खान पान, कल्चर, भाषा सभी पर मैंने बात करने का मैंने कोशिश किया। और लोगों का जो अभी की जो जनरेशन है, जिस जनरेशन को ये सब जानना चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए, तो उन्हें अगर कैरेबियन जैसा 2 कंट्री में गया, वहाँ पर अगर एक शब्द में मैं बोलूँ तो किसी को कोई ना इंटरेस्ट है, ना लगाव है, ना वो करना चाहते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे वर्कआउट कर रही है, जैसा कि मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले। नो इंडिया प्रोग्राम KIP में फ्री ऑफ कॉस्ट पे वहाँ से यंगस्टर्स को लेकर आ रही है, उनको इंडिया दिखा रही है। एक उनके दिमाग में क्या है कि एक अलग पिक्चर बना हुआ है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता आया, जो एक स्लेवरी का जो उनके बाप दादा परदादा या परदादा के दादा जो भी आए होंगे, तो वो एक वर्ड बाय माउथ स्प्रेड होते 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 इस जनरेशन तक आ गया है। आज की जनरेशन जो है वो हिंदी अगर इंडिविजुअल लेवल पे या आप कोशिश करें या तो कोई करना नहीं चाहता, इन द सेंस कि उनको वो इंग्लिश से इतना सहज हो गए हैं और अमेरिका से इतने कनेक्टेड हो गए हैं, और अमेरिका आज तक मतलब एक डेवलप्ड और काफी नंबर 1 इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो उनको सभी कुछ उनकी जो जरूरतें हैं वहां से पूरी हो जाती हैं। तो कभी लास्ट 3-4 जनरेशन से किसी ने हिंदी में कुछ ये, आप ऐसे अगर जाएंगे जैसे मंदिर में, तो वहां भी मैंने लोगों को मंत्र वगैरह बोलते हुए सुना, तो मैंने पूछा कि आपको सब ये मंत्र मालूम है क्या? तो वो जो पंडित भी हैं वो भी मंत्र संस्कृत भी नहीं होता, हिंदी भी नहीं होता, वो इंग्लिश में उनका मंत्र होता है, इंग्लिश में मतलब अल्फाबेट में लिख के रखते हैं। अब वो गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे, तो ओम भूर्भुवः स्वः वो बोल रहे थे, तो उसमें AUMBHRU रोमन लिपि हो जी। तो वो उस तरह से, वो जैसे इंडिया में सोनिया गांधी पढ़ती हैं, कुछ उस तरह से वो लोग करते हैं वहां पे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। सुनील तिवारी, हाँ जी, मैं जी मैं प्रोफेसर हूँ विद्यापीठ में। थोड़ी मेरी जिज्ञासा है, बहुत अच्छा लगा सुन करके कि वहाँ सर जो राम कथा की स्थिति है, राम कथा को कई तरह से लोगों ने प्रपोज किया है, तो वहाँ किस तरह का है? जैसे हमारे यहाँ रामचरितमानस है, तो वहाँ राम कथा की क्या स्थिति होगी? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। राम कथा के बारे में जितने हिंदू लोग हैं जो अभी तक हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं, और टू सम एक्सटेंट जो अभी 50-60 की उम्र तक के लोग हैं, उनके बच्चे जो 30-35 के हैं, 40 के हैं, उनको हम उतना इंटरेस्ट नहीं देखे। हम 3-4 फैमिली के घर पे गए और उनको इंटरेस्ट है मतलब रामचरितमानस और राम कथा और इसके बारे में जानने का, और वो लोग मंदिर में इसके बारे में बात भी करते हैं। इनका आज तक, भले ही वो इंग्लिश में बात करते हो, जितने जो गिरमिटिया गए हैं, ये अपने आप को रामचंद्र जी से मिलाकर अपने आप को सोचते हैं कि वो हमारी मातृभूमि को छोड़कर हम वनवास के लिए आए हैं। एक दिन अपनी मातृभूमि को, जो 14 साल का जो वनवास राम जी गए थे, हम लोगों को भगवान ने वनवास दिया है, एक दिन हम अपने घर पे जाएंगे। ये एक दिन अब 180 साल होने जा रहा है जब से ये इंडिया से माइग्रेट किए, इनकी 3rd, 4th और 5th जनरेशन आ गई है। कभी लोग आ नहीं पाए, पहले पैसों के कारण नहीं आ पाए। अब जो लोग माइग्रेट करके, जैसे फिजी के लोग चले गए, या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, जैसे मॉरिशस के लोग आगे पूरे जगह पे चले गए हैं, वो उधर भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं, US भी गए हैं, UK भी आए हैं, और सब लोग जो सेकेंडरी माइग्रेशन से हम बोल सकते हैं, उन्होंने किया और थोड़े पैसे कमाए। तो अब पैसे कमाने में ही लोग रह गए। इंडिया जाते हैं तो पहले था कि
ये सब मंदिर वगैरह जाएंगे, देखेंगे। वो बीच में बिल्कुल घट गया था। अभी जैसे अयोध्या का मंदिर जैसे मोदी जी ने बनाया और जिस तरह से उसे प्रस्तुत किया पूरे दुनिया के सामने, तब लोग जाते हैं, बस मंदिर देखने को जाते हैं वहां पर। और वही फिर वही रामचरितमानस, वही हमारे दादा ऐसे बोला करते थे, ये करते थे। अभी वहाँ झांकी निकालते हैं ये लोग। आपको मैं भेजूंगा, कुछ वीडियो आता है हमारे पास में, जिसमें वो बच्चे हनुमान और रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी ये बनते हैं और वो ये सब करते हैं। तो मतलब अभी भी वो टच है जो हिंदुइज्म फॉलो कर रहे हैं, उसके बारे में है। लेकिन अगर आप डिटेल में राम कथा जो आप ने पूछा, और राम कथा जो अलग अलग लोग अलग अलग तरीका से बता रहे हैं, तो इसमें कोई मिलावट नहीं आया है इनकी सोच में। जो राम कथा जो पहले इनके पूर्वज जैसा बोलते थे, बताते थे, कुछ उसी तरह से आज भी है। जी जी, एक लगे हुए सवाल और है, अगर माफी चाहेंगे तो। जी जी जी। सीता जो है सोने के मृग पर मोहित हो जाती हैं, लेकिन सोने के लंका में नहीं रह पाती हैं। इस पर आपका क्या ख्याल है? सवाल थोड़ा ये थोड़ा सवाल टेढ़ा नहीं है, बस केवल हम चाहते हैं कि वहां किस तरह से लोग देखते होंगे। जैसे सीता सोने के मृगा की मांग करती हैं कि मुझे सोने का मृगा लाइए, लेकिन वही सीता जब सोने के लंका में आती हैं तो नहीं रह पाती हैं। इस पर आपका क्या ख्याल है? ये देखिए, ये पर्सनल वैचारिक रूप से तो कुछ भी आप पूछे वो अलग बात है। अगर हम टॉपिक पे रहे, इस गिरमिटिया वाले टॉपिक पे, तो थोड़ा ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, ठीक, क्षमा क्षमा क्षमा। अच्छा सर, ठीक है। गजेंद्र पाटिल सर, स्पष्ट प्रणाम। मुझे आपने अवसर दिया, इसके लिए 100 बार चरणों में गिर कर प्रणाम है धन्यवाद। सर। जी जी। बहुत बहुत पहला सवाल आपका बहुत अच्छा था, नमस्ते जी। जी और जी। दूसरा सवाल तो इतना गंभीर है कि इसका जवाब हम लोग भी नहीं दे सकते हैं। नहीं नहीं हाँ, सर, सारे जवाब आपके पास है। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा सर, क्षमा और प्रार्थी किसी के हूँ। कोई प्रश्न हो तो मैं दो तीन बातें जोड़ना चाहता हूँ। और बहुत मार्मिक बात कही आपने कि जो प्रवासी वहां पर हैं वो राम के वनवास से अपने को जोड़ते हैं, और ये वनवास इतना लंबा है, इसका कोई अंत हुआ ही नहीं। मैं एक बात और कहकर अपने इस शोध परियोजना से जुड़े हुए सभी मित्रों को सामने आने का आग्रह करूंगा। चंदन जी हैं, रचना जी हैं, अनुराधा जी हैं, और हमारे इस टीम के कोऑर्डिनेटर निरंजन जी हैं। अपना वीडियो ऑन कर लेंगे और स्वागत के लिए इस रिसर्च प्रोजेक्ट की जो जेनेसिस है, उसका संदर्भ भी कैप्टन ओम प्रकाश जी के घर से जुड़ा हुआ है। मैं जब फील्ड वर्क के लिए लंदन में था, प्रतिबंधित साहित्य वाले प्रसंग में, तो उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ध्यान से सुना, और उन्होंने वहीं पर एक बात की जो आजीवन मुझे याद रहेगी। उन्होंने कहा कि गजेंद्र जी, ऐसा हमें करना चाहिए कि ये जो ब्रिटिश लोग हैं वो साल में एक दिन रिग्रेट डे मनाते हैं, जो उन्होंने अफ्रीकन के साथ जो किया। लेकिन जो भारत के साथ जो किया, हमारे साथ जो किया उन्होंने, वैसा किसी के साथ नहीं किया। फिर भी कोई पश्चाताप नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। तो हम लोगों को, जो आपने ये काम शुरू किया है प्रतिबंधित साहित्य को सामने लाने का, उसी कड़ी में जो प्रवासियों का जो अध्याय है, और वह मानव तस्करी का काला अध्याय है। वो दुनिया के इतिहास में मानव तस्करी का इससे क्रूर उदाहरण नहीं मिलेगा। इसे हम लोगों को सामने लाना चाहिए और बहुत गंभीरता से इस पर काम करना चाहिए। उनके ओम प्रकाश जी के बहुत सारे मित्र जो कि लंदन में हैं, और लंदन सांस्कृतिक रूप से आज भी विश्व राजधानी है, तो प्रवासी देशों के बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं। उन सबका सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद हमें प्राप्त है, और हमें लगता है कि हम
इस यात्रा में बहुत दूर तक जाएंगे। मैं चंदन जी से और रचना जी से और लता जी से आग्रह करता हूं कि वे आए, अपने सभी लोगों का स्वागत करें, अपनी राय भी रखें, और अंत में निरंजन जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे इस व्याख्यान श्रृंखला की पहली कड़ी में शामिल ओम प्रकाश जी और सबका धन्यवाद ज्ञापन करें, आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। और मुझे लगता है कि आज बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है ओम प्रकाश सर के इस व्याख्यान से, और मैं तो पूरे व्याख्यान में बस मैं ये सोच रहा था कि आज कुछ बोलना नहीं है, आज तो सुनना है, क्योंकि सर ने जो है जिस तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना करके और सारी चीज़ों को दिखा रहे थे, तो ये लग रहा था कि जो है ना किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से जो है ना हमें अपनी तैयारी करनी है अलग अलग समय में, जैसे हमें भी प्रस्तुत करना होगा कई स्थानों पे जाकर के इस पूरे काम को। तो उसकी एक शुरुआती जो है वो एक प्रारंभिक जो झलक है वो ओम प्रकाश सर के इस व्याख्यान से मिला। उन्होंने साथ साथ दासता या गुलामी के कई प्रकार हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने काफी कुछ बताया कि गुलामी का जो स्वरूप है वो स्वरूप केवल परिवर्तित होता रहा है। शुरुआत में पूरी तरीके से एंडेंजर्ड थे, उसके बाद से ये थोड़ा सा अलग तरीके से गिरमिटिया के स्वरूप में आया, और उसके कई प्रकार जो है आगे भी बढ़ते रहे हैं। तो जब हम अपने लिटरेचर रिव्यूज को, जिस प्रकार से हम उसमें कई सारे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स को या क्रिटिकल फ्रेमवर्क्स को देखने जाएंगे, तो जो ओम प्रकाश सर ने आज बात कही है उससे उसमें काफी कुछ सहयोग मिलेगा। और सर के व्याख्यान से जो है मुझे लगता है कि अभी जो इसका रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो उसकी एक ट्रांसक्रिप्शन भी हम लोग करेंगे। उस ट्रांसक्रिप्शन को भी जो है बार बार हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसमें एक पूरा का पूरा एक हिस्सा तो जो है वो इनके अपने रिफ्लेक्शंस के ऊपर है कि किस प्रकार से इन्होंने समझा है, और दूसरा हिस्सा जो है वो इनके अपने नैरेटिव्स हैं, स्वयं के अनुभव है जो इन्होंने जा करके इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई स्थानों पे पहला डेटा कलेक्शन किया, और अनुभवजन्य जो डेटा है उसके आधार पे काफी कुछ कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि जो किताबों में या फिर जो उस प्रकार के शुष्क डेटा है जो हमें किसी रिपोर्ट से मिल सकती हैं, उससे काफी महत्वपूर्ण डेटा जो है वो सर ने जा करके वहाँ पे एकत्र किया और उसके विषय में बताया, और उससे भी काफी कुछ जो है हमें पता चला कि हमें आगे अपने प्रोजेक्ट में कैसे बढ़ना है। तो आपका सर बहुत बहुत आभार दो काम के लिए। एक तो आज के इस व्याख्यान के लिए कि एक मतलब धक्का लगते लगते एक शुरुआत हो गई, और मुझे लगता है कि हर बार धक्का आप ही लगाते हैं, तो आप एक तरीके से किक मारने वाले व्यक्ति आप ही हैं। आप ही के किक मारने से हम लोग जो है ना थोड़ा जागृत होते हैं या स्पार्क होता है, और फिर जो है ना काम आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो काम भी आपने आज शुरू कर दिया, तो व्याख्यान की जो श्रृंखला है ये लगातार आगे चलती रहेगी। और जो डेटा कलेक्शन को भी जो है ना आप ही ने एक स्टार्ट किया है, तो वो भी अब जल्द जो है वो भी रफ्तार पकड़ेगी जैसा लग रहा है। अभी हम लोग जो है ना उसके आगे बढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी एक प्रकार से हमें लगता है कि आपसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। रचना जी। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। वैसे तो बहुत कुछ बातें जो है वो ऑलरेडी गजेंद्र सर और चंदन सर के माध्यम से सर को ऑलरेडी कन्वे कर दी गई है, तो उसी कंटिन्यूएशन में मैं सर आपको अपना धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी। नो डाउट दिस सेशन वाज रियली वेरी great start, I can say, because when I was visualizing the foreign country, because our major chunk of the work where we are going to collect the data are related to the foreign country. तो उस countries में हम जब जाएंगे तो मेरा एक visualization था no doubt कि हम कैसे जाएंगे, और वहां पे क्या हमें सच में ऐसे गिरमिटिया के लोग जो जिनकी जनरेशन शायद आज की डेट पे चेंज हो चुकी है वो हमें मिलेंगे। लेकिन सर आपके प्रेजेंटेशन में एक दो स्लाइड थी, वो उसको देखकर मुझे लगा कि नहीं, इट्स रियली पॉसिबल। तो मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, दिस इज डेफिनेटली हम लोग ये बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इन सभी चीजों के लिए सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देती हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद। मैं निरंजन सहाय इस परियोजना में अपने विद्वान साथियों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ओम प्रकाश जी ने जिस तरह से अपनी बातें रखी उस पर मैं थोड़ी देर में बात रखूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस मामले में भाग्यशाली हूँ कि मुझे बहुत ही बेहतरीन लोगों का साथ मिला है। इस पूरी परियोजना के मूल में जिन दो लोगों का नाम लिया जा सकता है वो ओम प्रकाश जी और गजेंद्र जी हैं। गजेंद्र जी औपनिवेशिक शासन के दौरान जो प्रतिबंधित साहित्य है उस पर काम करने के दरमियान फील्ड विजिट के लिए इंग्लैंड गए थे और वहीं पर ओम प्रकाश जी से मुलाकात हुई थी। और जैसा कि पाठक जी ने बताया भी कि उस समय ही यह बात दिमाग में आई कि जो गिरमिटिया लोग गए थे उनके साथ जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दरमियान जो नृशंसताएं हुई हैं और उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार हुए हैं उन पर ठीक ढंग से काम होना चाहिए। दूसरी तरफ एक यह भी बात हुई थी जैसा कि पाठक जी ने और ओम प्रकाश सर दोनों ने बताया था कि किस तरह से जो अफ्रीकन काले लोग हैं उन्होंने एक पूरा आंदोलन चलाया और इस बात के लिए मजबूर किया वहां की हुकूमत को कि वे उस दिन को अपनी क्षमा याचना के तौर पर याद करें उस पूरी उपस्थिति को या अफ्रीकी लोगों के साथ जो नृशंसताएं की गई थी। लेकिन जो हमारे यहाँ से लोग गए थे, भारत से लोग गए थे, उनको लेकर के अभी तक इस तरह का कोई माहौल नहीं बन पाया है जिस दिशा में सोचने की जरूरत है। तो यह विचार ओम प्रकाश जी और गजेंद्र पाठक जी के आपसी सलाहियत के मुताबिक जब हम लोगों से बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा तो मुझे लगा कि यह बहुत ही मौजूद बात है। फिर हम सभी मिले, चंदन जी मिले, रचना जी मिली और हम लोगों ने काफी दिन तक काम किया, बहुत दिनों तक काम किया। उस दरमियान भी ओम प्रकाश जी से लगातार हमें सहायता मिलती रही। इस दरमियान ब्रिटिश हाई कमिश्नर से भी हम ये जो भारत का दूतावास है इंग्लैंड में वहां से भी हमें लगातार सहायता मिलती रही। तो एक पूरी बात यहाँ बन पाई। उसके बाद हम लोगों ने प्रस्ताव दिया और ICSSR के सामने इस प्रस्ताव को रखा गया। फिर हम सभी ने सामूहिक रूप से इस प्रोजेक्ट को वहां प्रस्तुत किया और काम करने के लिए भारत सरकार की ओर से ICSSR की तरफ से हमें ये प्रोजेक्ट मिला है। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ईमानदार काम कर पाएं। और अब मैं ओम प्रकाश जी पर अपनी बात कहने जा रहा हूं। दो तरह से बातें कही जाती हैं, एक तो शास्त्र की किताबें कही जाती हैं और दूसरी बात जो होती है लोक की बात होती है जो दुनिया हमें दिखाई पड़ती है। कहते हैं कि ज्ञान का कोई भी सिरा तब तक पूरा नहीं होता है जब तक कि उसमें शास्त्र और लोक दोनों की उपस्थिति ना हो। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ ज्ञान को ठूठ ज्ञान के रूप में देखने की भी परंपरा रही है यदि उसमें लोक की आत्मीयता न हो। तो ओम प्रकाश जी ने जिन आंकड़ों को वो अपने व्याख्यान के पहले चरण में प्रस्तुत कर रहे थे, उसके बाद जब वे दूसरे चरण में पहुंचे तो शास्त्र से जब लोक की यात्रा हुई तो पूरी यह जो आज की ज्ञान मीमांसा हुई उससे हम सभी जगमग हो गए। और मुझे यह देखकर तो बहुत अच्छा लगा कि भले ही हमारा यह पहला लेक्चर था लेकिन पहला लेक्चर इस बात का आगाज था, इस इब्तिदाए इश्क जो हुआ है वो बहुत ही लाजवाब हुआ है। हम सभी को अपने ऊपर भरोसा जगा है कि हम लोग इस तरह से चीजों को देख सकते हैं। मैं रचना जी की बात से सहमत हूं कि हम लोग यह सोच तो रहे थे, या चंदन जी जो कह रहे थे कि आपके अनुभवों का जो उन्होंने जिक्र किया, या पाठक जी ने भी जो जिक्र किया आपके बारे में, हम लोग जब वहां जाने वाले हैं इन सभी देशों में जहां पर कि यहाँ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दरमियान श्रमिक प्रवासन हुआ है, तो हम लोगों के मन में कोई इस तरह से स्पष्ट सी छवि नहीं थी कि कैसे वहां जाएंगे, क्या काम करेंगे, कैसे देखेंगे चीजों को। लेकिन आपकी बातचीत से हमें एक पूरी मुकम्मल तस्वीर उभरती हुई नजर आई कि हम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकेंगे। तो आपके इस बेहतरीन व्याख्यान के लिए हम सभी आपके प्रति आत्मीय आभार प्रकट करते हैं। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से तिवारी जी और कुमुद रंजन जी और हमारे विभाग के प्रोफेसर अमाश्रय सिंह जी ने इस पूरे मंच के साथ अपनी जो सहभागिता दिखाई अपनी जिज्ञासाओं के साथ, यह हमारे लिए उत्साहवर्धक बात थी। मैं कुछ और नाम भी लेना चाहता हूँ।
इस पूरी टीम में जो हम लोग इतना तकनीकी ढंग से अपनी बात कह पाए, उसमें हमारे शोधार्थी उज्जवल की भी भूमिका बहुत ही मानीखेज रही है। और मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ बहुत सारे अन्य मेरे विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं। तो जैसे एक हमारा एक लड़का है ओम, वह भी जुड़ा हुआ है। तो इससे यह पता चलता है कि लोगों में हम जो काम कर रहे हैं उसको लेकर एक जिज्ञासा का माहौल बन रहा है। तो इस पहले व्याख्यान के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से, हम सभी की तरफ से ओम प्रकाश सर को बहुत आभार। और हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस ज्ञान यात्रा में आगे जरूर निकलेंगे। और आज का जो यह कार्यक्रम है, मैं इसमें आप सभी की उपस्थिति के लिए बारंबार अपनी पूरी टीम की तरफ से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। पाठक जी। जी, तो आज का यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। और फिर अगली बार जैसा कि ओम प्रकाश जी ने बताया भी है कि अभी बहुत सारी निसंसताओं की जमीन पर हमें अपनी सजग आंखों के साथ उतरना है और उसे लेखनीबद्ध करना है। तो हम इस कड़ी को आगे भी बढ़ाएंगे। और आप सभी से फिर से अनुरोध है कि जिस तरह से आपने आज हमारा मान बढ़ाया अपने आत्मीय साथ के साथ, उसी तरह से आप आगे भी हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। बहुत आभार, धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय और ICSSR, इन सब को धन्यवाद देता हूं कि हमें इस ज्ञान यात्रा में इस तरह से उपस्थित होने का अवसर दिया है। ओम प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।